फिर भी एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करूंगा इस ईबीओ सेशन में या बिजनेस अपॉर्चुनिटी कॉल में, जहां पे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ब्लॉकचेन अपॉर्चुनिटी को, कि किस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आने के बाद हमारे जीवन में परिवर्तन आया और आगे क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं। सो हम सभी यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए हैं उसका रीजन आप सब जानते हैं, कि कुछ ऐसे मौके की तलाश में थे जिस मौके के साथ हम एक अच्छा असेट क्रिएट कर पाए, एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाए। सो वो मौका आज आपके साथ है दोस्तों। वही प्रेजेंटेशन में आप सभी के बीच में रखने वाला हूँ। उस अपॉर्चुनिटी को आप सबके सामने एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपके जो सारे सपने हैं वो सारे सपने पूरे हों। और यहाँ बैठे 146 पार्टिसिपेंट्स है, और इन सभी के बारे में मैं जहाँ तक जानता हूँ, सभी का अपना एक विजन बोर्ड होगा। उस विजन बोर्ड में उनके अपने कुछ सपने होंगे, जैसे कि नई गाड़ी खरीदना है, या कहीं ट्रेवल करना है, अमीर बनना है, फैमिली को टाइम देना है, या खुद की फिटनेस पे ध्यान देना है और बहुत सक्सेस होके दिखाना है। ये सब कहीं ना कहीं हमारे सपने होंगे, और इस तरीके से आप लोगों ने विजन बोर्ड तैयार करके रखा होगा। अगर किसी कारण से आपने अपना विजन बोर्ड तैयार नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस तरीके से एक विजन बोर्ड तैयार करें और डिजाइन करें, ताकि 2025 में हमारे सारे सपने पूरे हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक वॉरेन बफेट का ये एक स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप सोते समय भी पैसा नहीं बना रहे हैं, तो आपको मरते समय तक पैसों के लिए काम करना पड़ेगा। मतलब कहने का यह है कि जिस समय अगर आप सो रहे हैं तो भी आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। ऐसा कोई बिजनेस, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अगर हमारे साथ है, तो हम उसके साथ काम करें, आगे बढ़ें और कोशिश करें कि हमारे को मतलब जीवन के आखिरी समय तक काम करने की जरूरत ना पड़े, पैसा हमारे लिए काम करे। और पैसा किस तरीके से काम करता है उसको समझाने के लिए ये चार क्वाड्रेंट है। इसके बारे में भी शायद आप लोग सभी भली भांति जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग पैसा बनाते हैं, पैसा बनाने के सिर्फ ये चार तरीके बताए गए हैं। उन तरीकों को भी हमने यहाँ चार दो कैटेगरी में बांटा हुआ है, जिसमें एक्टिव कैटेगरी और पैसिव कैटेगरी आती है। दोस्तों, एक्टिव एक्टिव कैटेगरी के अंतर्गत एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय लोग आते हैं। एम्प्लॉय के बारे में आप जानते हैं, ये लोग जॉब करते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉय वो होते हैं जिनका अपना खुद का बिजनेस होता है या व्यापार होता है, जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या शॉपकीपर, इनकी बात की जाए तो ये सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। वहीं पर पैसिव इनकम के दायरे में अगर हम देखें तो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग आते हैं। बिजनेस ओनर का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि आपने एक पान ठेला खोला या आपकी एक किराने की दुकान है और आप बिजनेस ओनर बन गए। बिजनेस ओनर का मतलब ये होता है, जैसे आज हम बात करते हैं मैकडोनल्ड की या डोमिनोज की, एक पूरी फ्रेंचाइजी चल रही है, उसके माध्यम से ये पैसा बना पाते हैं। वहीं पर एक इन्वेस्टर कैटेगरी है दोस्तों, जहां पे इनको काम करने की जरूरत नहीं होती है और पैसा इनके लिए काम करता है। तो एक्टिव इनकम के अगर बात की जाए तो एक्टिव इनकम में लगभग 95% लोग आते हैं। और इन 95% लोगों के पास सिर्फ दुनिया का 5% पैसा है। वहीं पर अगर पैसिव इनकम की बात की जाए या पैसिव कैटेगरी की बात की जाए, जिसमें बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर आते हैं, ये 5% है और इनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। तो दोस्तों, ये अब आपको डिसाइड करना है कि आप एक्टिव कैटेगरी में आना चाहते हैं या पैसिव कैटेगरी में आना चाहते हैं। क्योंकि मैं जहां तक समझ सकता हूँ, जो राइट साइड में पैसिव कैटेगरी बताई गई है, इस पैसिव कैटेगरी में कंपटीशन बहुत कम है और बहुत ज्यादा पैसा है। तो मैं तो इस कैटेगरी में आना चाहता हूँ, बाकी आपकी चॉइस है कि आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जब भी कहीं कोई इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कंपनी भाग ना जाए, मेरा पैसा डूब ना जाए। लेकिन इस चार्ट के माध्यम से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने जितना बड़ा रिस्क लिया है, उस व्यक्ति ने उतना ज्यादा रिटर्न लिया है या पैसा बनाया है। तो रिस्क तो आपको लेना पड़ता है, चाहे आप बाइक चला रहे हो तो भी एक रिस्क है, कार चला रहे हो तो भी रिस्क है, या दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जहां पे रिस्क इन्वॉल्व नहीं होती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जितनी बड़ी रिस्क होगी उतना बड़ा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये कुछ इन्वेस्टमेंट के टाइप्स है दोस्तों, जिनके बारे में हम एक रिसर्च मतलब बात करेंगे नॉर्मल की पिछले 10 सालों में यहाँ पे हमें क्या कितना रिटर्न देखने को मिला है। तो ज्यादातर महिलाओं की चॉइस जो रहती है या इंडियन मेंटेलिटी जो कहलाती है, वो गोल्ड में निवेश करना सबसे अच्छा मानते हैं। तो अगर हम गोल्ड के निवेश की बात करें, और जिसमें कि रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन पिछले 10 सालों का अगर हम रिटर्न देखते हैं, तो यहाँ पे 2 से 3 गुना ही रिटर्न देखने को मिला है। उसी प्रकार से रियल एस्टेट में भी लोगों ने काफी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, और वहां भी उनको ऐसा लगता है कि बहुत कम रिस्क है। लेकिन अगर यहाँ रिस्क कम है, तो हम बात करें कि पिछले 10 सालों में अगर कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदे, तो उस प्रॉपर्टी की कीमत आज की डेट में 3 से 4 गुना ही हुई होगी।
इसी तरीके से स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट, जहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन वहां पे अगर रिटर्न की बात की जाए तो 4 से 5 गुना रिटर्न हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से और भी सेक्टर्स है जिसको हम बोलते हैं बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे कम रिस्क होता है, लेकिन यहाँ रिटर्न की अगर बात की जाए तो ये भी 2 से 3 गुना ही देखने को मिलती है। वहीं पर आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लाल कलर से लिखा हुआ है क्रिप्टो करेंसी हाई रिस्क। लाल कलर से इसीलिए लिखा गया है ताकि आपको ये समझ में आए कि ये जो जिस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वहां पे 100% रिस्क इन्वॉल्व है, हाई रिस्क है, लेकिन उसके अगर रिटर्न की बात की जाए तो जैसे कि आपने पिछले चार्ट में देखा था कि जहां पे ज्यादा रिस्क होगी वहां पे रिटर्न भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। किस तरीके से, तो हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक बिटकॉइन का ग्राफ है जहाँ पे ये बताया गया है कि 2009-2010 में अगर बिटकॉइन का कीमत 0.40 सेंट के आसपास थी, जैसे आज हमारे एमएनटी की प्राइस दिखती है, इसी तरीके से किसी जमाने में बिटकॉइन की प्राइस भी 0.40 सेंट के आसपास थी। जो 3 4 5 सालों तक अगर आप उसमें देखें तो किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन 2020 आते तक एक बिटकॉइन की कीमत दोस्तों लगभग $28,800 के आसपास हो गई थी। अगर हमने 2010 में 1,000 रुपए की भी बिटकॉइन खरीदे होते तो 2020 आते तक हमारे 1,000 रुपए की कीमत लगभग 7 करोड़ 20 लाख रुपए होती। दोस्तों ये ग्राफ यही नहीं रुका, 2021 की हम बात करते हैं नवंबर, यहाँ पे एक बिटकॉइन की कीमत लगभग $68,000 के आसपास थी। अगर आपका 1,000 रुपए का जो निवेश था 2010 में, वो 2021 आते तक लगभग 17 करोड़ रुपए बन चुका होता। इसी तरीके से बिटकॉइन का जो हाईएस्ट था, ऑल टाइम हाई था, वो लगभग 1 लाख डॉलर के आसपास था। तो जो आपका 1,000 रुपए का जो निवेश था, जो आपने 2010 में निवेश किए थे, वो लगभग 25 करोड़ रुपए बन चुका होगा। तो ये एक पावर थी दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की, बिटकॉइन की, जिसके बारे में मैंने बताया कि इतना अच्छा रिटर्न आपको इंडस्ट्री में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और यही रीजन है हम लोग क्रिप्टो की बात करते हैं और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अब बिटकॉइन तो शायद आपके हाथों से मौका निकल गया, लेकिन दोबारा एक मौका फिर से आया था हमारी जिंदगी में 2016-17 के आसपास, जब एक और अपॉर्चुनिटी हमें मिली जिसका नाम था इथेरियम। अगर इथेरियम में भी हम 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मात्र 7 सालों में अगर हम देखें तो वो लगभग 5 करोड़ के आसपास बन चुका होता। तो ये एक इथेरियम था जो बिटकॉइन के जैसे ही काफी अच्छी ग्रोथ दिया, जहाँ पे लोगों ने अच्छा पैसा बनाया। उसी तरीके से 4 साल पहले एक और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने को मिली जिसका नाम था सोलाना। सोलाना का भी इनिशियल प्राइस कुछ इसी तरीके था, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो शायद वो भी आपको 3 करोड़ रुपए के आसपास रिटर्न दे जाता। तो दोस्तों ये थी क्रिप्टो करेंसी जहाँ पे हमने बात की है बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना की, और वहां हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे प्राइस में अप्स डाउन आए। ये चार्ट में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से प्राइस पहले ग्रो भी किया था, फिर डाउन भी हुआ, फिर वापस रिकवर किया। तो ये उतार चढ़ाव चलते रहेंगे दोस्तों, और यही एक चीज होती है कि जब तक ग्राफ में अगर ये उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलते तब तक वो क्रिप्टो आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। सो क्रिप्टो को लेकर आज मार्केट में क्या क्या चीजें हो रही है, थोड़ा सा हम उसके बारे में एक नजर डालते हैं कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं या कौन सी इंडस्ट्री है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी की होल्डिंग करके रखी है, या ग्लोबल मार्केट में क्रिप्टो का क्या रुझान है। तो यहाँ पे देखिए एक डाटा है जिसमें हम बात करते हैं, माइक्रो स्ट्रेटजी एक कंपनी है जो कि आईटी बिजनेस इंटेलिजेंस या बीआई सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कहलाती है। ये माइक्रो स्ट्रेटजी के पास लगभग 1,52,800 बिटकॉइन की होल्डिंग है, जो इंडियन रुपीस में बात की जाए तो लगभग 37,500 करोड़ रुपए के आसपास होती है। यह बिटकॉइन को अपनी ट्रेजरी में रिजर्व करके रख चुकी है। इसी तरीके से टेस्ला, जिसके ओनर एलन मस्क है, उनके पास अगर बात की जाए तो लगभग 9,720 बिटकॉइन की होल्डिंग है, और उसकी वैल्यू अगर देखें तो लगभग 2,400 करोड़ रुपए के आसपास होती है। ऐसा बोला जाता है कि एलन मस्क की कंपनी ने बिटकॉइन में निवेश करके इसे मेन स्ट्रीम बनाने में मदद की है। साथ ही साथ एक कंपनी और है स्क्योर करके, जिसके ओनर जैक डोरसी है, जो कि ट्विटर के को फाउंडर हैं। इनके पास भी अगर बिटकॉइन की होल्डिंग की बात की जाए तो लगभग 8,027 बिटकॉइन इनके पास है, जिसकी कीमत अभी अगर देखें तो लगभग 1,980 करोड़ के आसपास है। तो दोस्तों ये वो लोग हैं जिन्होंने बिटकॉइन की कीमत या अहमियत को समझा
और बिटकॉइन की होल्डिंग करके रखा हुआ है। इसी तरीके से कुछ एक देश है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या कहा, उसको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखें, अल सल्वाडोर एक ऐसा देश है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में घोषित किया, और इनके पास भी लगभग 2381 बिटकॉइन की होल्डिंग है, जिसकी कीमत लगभग 590 करोड़ रुपए के आसपास होती है। उसी तरीके से यूक्रेन को अगर बोले तो यूक्रेन ने भी क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दिया है। उनके पास भी $100 मिलियन के आसपास की क्रिप्टो करेंसी की होल्डिंग है, जो लगभग $830 करोड़ रुपए होती है। इसी तरीके से भूटान की अगर बात की जाए तो भूटान में भी इसकी होल्डिंग है। तो ये दोस्तों, ये वो देश हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करके रखा हुआ है। और आज भी हम डर में जीते हैं कि क्रिप्टो करेंसी किस तरीके की चीजें हैं, हम समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाई थी बिटकॉइन ने, जो कि यूएस में जो चुनाव हुए थे, जिसके विनर थे डोनाल्ड ट्रम्प, जो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए। उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी बिटकॉइन ने उनके चुनाव को जीतने में। उसके बाद हम बात करें कि एक थाईलैंड जैसा देश है, थाईलैंड में अगर यूएसडीटी और यूएसडीसी की बात की जाए तो ये भी यहाँ पे इनको अप्रूव करके रखा गया है, रिजर्व करके रखा गया है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में भी लगभग क्रिप्टो करेंसी की जो अर्निंग होती है उसमें गवर्नमेंट 30% टैक्स ले रही है। तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि इतना सब देखने के बाद कहीं ना कहीं आपको ये तो एहसास हुआ होगा कि क्रिप्टो करेंसी को लेके बड़ी बड़ी कंपनियां अवेयर है, होल्डिंग बढ़ाना चाहती है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट भी इसकी अहमियत को समझ रही है, तभी वो 30% टैक्स हमसे ले रही है। तो ये एक आर्टिकल आया था जो कि दैनिक भास्कर की कटिंग है, पत्रिका न्यूज की कटिंग है, जिसमें ये बोला था कि आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी और जो डिजिटल असेट है उसको संपत्ति के रूप में माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेंगे। तो ये कटिंग आप लोगों के सभी के पास आई होगी एक समय में। और साथ ही साथ आप सबको पता है कि रिलायंस जियो ने भी अपना खुद का एक जियो कॉइन लॉन्च कर चुका है, जिसको ऑपरेट करने के लिए पॉलीगन ब्लॉकचेन का उन्होंने यूज किया। और पॉलीगन ब्लॉकचेन की अगर बात की जाए तो ये भी इंडिया की एक ब्लॉकचेन है जिसका यूज जियो कॉइन कर रहा है। साथ में दोस्तों, ये क्रिप्टो करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी और किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी आई, तो उसके बारे में यहाँ पे हम देखते हैं कि 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसके बाद एक पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम को डिसेंट्रलाइज तरीके से ऑपरेट किया गया। और डिसेंट्रलाइज जेसन के बाद ऐसा देखा गया कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया जहाँ पे किसी भी तरीके की गवर्नमेंट या किसी भी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। पूरा की पूरा डिसेंट्रलाइज मॉडल प्लान किया गया और वहां से उत्पत्ति हुई या वहां से प्रारंभ हुआ बिटकॉइन। तो बिटकॉइन के आने के बाद ये सारी की सारी चीजें डिसेंट्रलाइज तरीके से ऑपरेट होने लगी। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि ऐसा क्या था कि बिटकॉइन या ब्लॉकचेन के आने के बाद ऐसी क्या नई चीजें थी या क्या रीजन थे जिसके चलते क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट किया गया या इसके एक्सेप्टेंस बढ़े। तो वहां पे सबसे पहले जो देखें तो मुख्य बिंदु जो है इसका, ये 100% डिसेंट्रलाइज है, मतलब कोई भी सरकार इस पर हस्तक्षेप नहीं करती। सिक्योरिटी फीचर की बात करें तो इसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, जिसको हैक करना बहुत मुश्किल है। पूरी की पूरी तरीके से ये ट्रांसपेरेंट है। और यहाँ पे अगर ट्रांजेक्शन फीस की बात की जाए तो बहुत कम यहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन देखने को मिलते हैं। तो ये वो चीजें थी जिसके चलते क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोगों को लगा कि हमें इसका यूज करना चाहिए। साथ ही साथ ब्लॉकचेन क्या है, इसके बारे में भी अगर हम समझें तो ब्लॉकचेन को अगर हम देखें तो ये एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, या एक ऐसा मॉडल है जिसको लोग हैक नहीं कर सकते। ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है और इसका मल्टीपल क्षेत्रों में यूज होता है। बट पहला जो यूज था वो बिटकॉइन के रूप में आया। और जो बाकी के यूजेस हैं वहाँ, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेल्थ केयर सेगमेंट, फाइनेंस और बैंकिंग, वोटिंग सिस्टम, रियल एस्टेट, डिजिटल आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ये सब सेक्टरों में ब्लॉकचेन के माध्यम से इन सब सेक्टरों में यूजेस धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और आने वाले समय में ये सब चीजों में हमें ब्लॉकचेन का यूज करना ही करना पड़ेगा। सो पहला यूज था उनका क्रिप्टो करेंसी के तौर पे। तो हम समझते हैं कि ऐसे कौन से क्रिप्टो करेंसी के ऐसे कौन से फैक्टर है जिसके चलते हम क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो सबसे पहले हमें ये चूज करना होता है कि ऐसा कौन सा क्रिप्टो प्रोडक्ट है जो कि सही है,
या किस प्रोजेक्ट में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अगर ये चीज आपको पता है दोस्तों, तो आप क्रिप्टो करेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सही समय में एंट्री और सही समय में एग्जिट के बारे में पता होना चाहिए कि कब हमें क्रिप्टो मार्केट में एंट्री लेना है और कब हमें यहाँ से एग्जिट होना है। साथ ही साथ ये पूरा की पूरा होल्डिंग और पेशेंस का खेल है दोस्तों। जैसे कि जब भी बात होती है क्रिप्टो करेंसी में कि ज्यादा बेनिफिट या ज्यादा ग्रोथ कब मिलेगी, तो अगर आप यहाँ लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा सक्सेस रेशो आपको देखने को मिलेगा। तो अगर इन सब चीजों को आप जानते हैं तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से क्रिप्टो करेंसी में पार्टिसिपेट करके पैसा बना सकते हैं। साथ ही क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर बात करें तो इसको चार डिफरेंट पार्टों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम बोलते हैं मदर कॉइन, स्टेबल कॉइन, फंडामेंटल कॉइन और मीम कॉइन। दोस्तों मदर कॉइन की जब भी बात आती है तो मदर कॉइन वो होते हैं जो कि बिटकॉइन, जैसे बिटकॉइन एक लौता कॉइन है जो मदर कॉइन कहलाता है। स्टेबल कॉइन की जब बात आती है तो यूएसडीटी, जैसे यूएस डॉलर कहलाता है ऐसे यूएसडीटी जो टीथर है, ये स्टेबल कॉइन की कैटेगरी में आता है। वहीं पर मीम कॉइन की बात करें तो लोगों के पास आजकल पेपे, शिबुइन, डॉज कॉइन, ये कॉइन है जिनके पीछे कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, कोई फंडामेंटल्स नहीं होते, कोई यूज केस नहीं होते। बस एक सोशल मीडिया पे न्यूज आती है जिसके चलते इनके प्राइस एकदम से ग्रो कर जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो प्राइस डाउन हो जाते हैं। तो हमारी यही सलाह रहती है कि ऐसे कॉइनों में आप निवेश ना करें। लेकिन जब फंडामेंटल कॉइन या टोकन की बात आती है तो दोस्तों फंडामेंटल टोकन या कॉइन वो होते हैं जिनके पीछे कुछ अपना एक यूज केस होता है, कुछ प्लानिंग होती है, कंपनी के ऑनर्स फाउंडर्स के बारे में जानकारी होती है और ये किस तरीके से काम करने वाले हैं उसके बारे में हमें जानकारी होती है। तो ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल कॉइन होते हैं। और फंडामेंटल कॉइन का पर्पस क्या होता है, तो फंडामेंटल कॉइन का जो पर्पस होता है अगर उसकी बात करें तो इनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी होती है या रियल वर्ल्ड यूज केस होते हैं। जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम की बात करें तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया था जिसने पूरे सेंट्रलाइज सिस्टम को डिसेंट्रलाइज मॉडल पे लेके गया। इसी तरीके से इथेरियम या कार्नेटो की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ नए यूज लेके आए थे जिसके चलते ये फंडामेंटल कॉइन कहलाते हैं। तो हमारे हिसाब से तो यह है कि जब भी आपको कोई निवेश करना हो क्रिप्टो करेंसी में तो आप फंडामेंटल कॉइन में निवेश कर सकते हैं। चॉइस आपकी रहेगी कि आपको किस फंडामेंटल कॉइन में निवेश करना चाहिए। लेकिन आज दोस्तों हम बात करेंगे आपके पास एक ऐसे फंडामेंटल कॉइन की जिसका नाम है मिस्टर मिंट। और इसको बताते हुए मुझे बहुत फख्र महसूस होता है, गर्व महसूस होता है कि इसके फाउंडर की बात की जाए तो इनको लगभग 9 सालों का एक्सपीरियंस था क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग का। साथ ही साथ इनके पास जो टेक्निकल टीम की बात की जाए उनको लगभग 10 से 12 सालों का एक्सपीरियंस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वेब 3 और क्रिप्टो एंड एआई का। इनके पास अगर टेक्निकल टीम की बात की जाए तो लगभग 150 से ज्यादा टीम मेंबर्स हैं जो कि सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डेवलपमेंट पे आर एंड डी करते हैं। तो इस तरीके से इनका पूरा की पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है। और ये इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये 2021 में ये पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। टेक्निकल टीम की अगर बात की जाए तो ईएसपी सॉफ्टटेक इसका टेक्निकल पार्टनर है या टेक्निकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ये यूके में लंदन से रजिस्ट्रेशन है। इनके जो प्लांट है ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया, राजनांदगांव और अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है। और रिवेन्यू का जो मेन सोर्सेस है बिटकॉइन की माइनिंग है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो चीजें समझ में आती है और पूरा इकोसिस्टम तैयार है उसके बारे में हम ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। साथ में हमारे कंपनी के को फाउंडर फाउंडर मिस्टर राहुल भदौरिया सर को आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जिनको अलग अलग बिजनेस मैगजीन्स में अ, अपने तरीके से अवार्डों से नवाजा गया। और एक टॉप 10 सीईओ की अगर बात की जाए तो उसमें से नंबर 1 पोजीशन पे राहुल भदौरिया जी का नाम आता है और इनकी कंपनी का नाम है ईएसपी सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड। इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी इनके बारे में ये आर्टिकल्स आया हुआ था जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, डायनेमिक बिजनेस लीडर ऑफ 2024। तो इस तरीके से इन्हें अलग अलग जगह पे, अलग अलग लोकेशंस पे क्रिप्टो के जितने भी इवेंट्स होते हैं एज ए स्पीकर, एज ए गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया जाता है और साथ ही साथ इन्हें अलग अलग खिताबों से नवाजा गया है। तो ये समझ सकते हैं हम कि कितनी स्ट्रॉन्ग हमारे पास टेक्निकल टीम है। साथ में एक क्रिप्टो से रिलेटेड इवेंट की बात की जाए जिसका नाम है टोकन 2049। ये बहुत बड़ा क्रिप्टो का इवेंट होता है जहां पे स्टेटमेंट को एज ए कम्युनिटी पार्टनर इनवाइट किया गया था जो कि सिंगापुर में हुआ था। इकोसिस्टम की बात की जाए तो इनके पास मिस्टर मिट का जो पूरा इकोसिस्टम है, अलग अलग प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से हम यहाँ पे रन कर पा रहे हैं, चीजों को ऑपरेट कर पा रहे हैं।
इनका सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आया था उसका नाम था मिंट फोर्स, देन उसके बाद एनएफटी मार्केट प्लेस, फिर थर्ड प्रोडक्ट आया स्टेपमिंट, चौथा प्रोजेक्ट जो था उसका नाम है स्पोर्ट्स मिंट। आने वाले समय में हम देखेंगे मिस्टर मिंट का एक्सचेंज और साथ ही साथ ब्लॉकचेन। तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट हैं जो दोस्तों हमें समय समय पे देखने को मिलने वाले हैं। और इस तरीके से ये पूरा की पूरा इसका एक एमएनटी का टोकोनॉमिक्स है या ओवरव्यू है। यहाँ पे प्राइस की अगर हम बात करें तो जब स्टार्टिंग प्राइस था 0.054 सेंट से स्टार्ट हुआ था, जो कि अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 0.88 सेंट के आसपास। धीरे धीरे ये प्राइस बढ़ा था। इसी तरीके से ये प्राइस बढ़ने के आने वाले समय में ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिमिटेड सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करते हैं, जो कि हमारे पास है। मल्टीपल यूज केस हमारे पास है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट हमारा बहुत अच्छा है। लार्ज कम्युनिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं और बर्निंग मैकेनिज्म। ये सारे वो फैक्टर हैं दोस्तों जिसके चलते आज भी हमें विश्वास है कि मिस्टर मिंट का प्राइस वापस से ग्रो करेगा करेगा। ये वो सारी चीजें हैं जो बताती है कि हम किस तरीके से फंडामेंटल कॉइन है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आईसीयू फेज में हम लोगों ने कितने टोकन सोल्ड आउट किए और कितना फंड यहाँ पे रेस किया, तो आप यहाँ पे स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। और आईसीयू फेज में आने वाले हर व्यक्ति ने लगभग 500 से 700 गुना परसेंट का रिटर्न ले चुका है। इसी तरीके से जो लोगों ने मिड फोर्स में पार्टिसिपेट किया उनका भी अगर रिटर्न की बात की जाए तो 200 से 300 गुना उनको रिटर्न देखने को मिल चुका है। इसी तरीके से हम बात करते हैं अपना अगला प्रोजेक्ट स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट को बताने से पहले दोस्तों मैं एक छोटा सा वीडियो आपको फिर से शेयर करना चाहूंगा कि ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी हमें, जो कि हमें स्टेटमेंट जैसे प्रोजेक्ट को लेके आना पड़ा। सो आप सभी के बीच में मैं अगेन एक बार फिर से एक स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। तो पेशेंस बना रखिए दोस्तों, एक सेकंड में हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि लैपटॉप हमारा हैंग हो रहा था, एक हम वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। सो स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। स्टेटमेंट की ब्रांड एम्बेसडर साइना नेहवाल जी हैं। और साइना नेहवाल जी की अगर बात की जाए तो ये अपने आप में एक एथलीट रहे हैं। और आप सभी इनको जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बैडमिंटन में या खेल जगत में अपना नाम अर्जित किया। सो एक ये एक छोटी और सी बड़ी खबर है, मोटापे के खिलाफ पीएम मोदी की जंग। क्या जंग है मैं आपको बताऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल आज उन्होंने मन की बात कार्यक्रम की, अगली तस्वीर में दिखाऊं, मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मोटापे का जिक्र किया है। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, जरा पहले वो सुनिए मोटापे को लेकर। हमारे बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। डब्ल्यूएचओ का डेटा बताता है कि 2022 में दुनिया भर में करीब 250 करोड़ लोग ओवरवेट थे, यानी आवश्यकता से भी कहीं ज्यादा वजन था। ये आंकड़े बेहद गंभीर है। और ये मैं आपको बताऊं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई जंग की शुरुआत कर रहे हैं, और वो है मोटापे से जंग। देश में दुनिया के हालात देखिए जरा, वेट को लेकर, वजन को लेकर और मोटापे को लेकर। दुनिया में 260 करोड़ लोग मोटापे से परेशान हैं। 2035 तक यह आंकड़ा 400 करोड़ पहुंच जाएगा। और मोटापे से हर साल 50 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। सिर्फ मोटापे से 50 लाख मौतें हर साल। हर दिन 1300 से ज्यादा लोगों की मौत मोटापे के चलते होती है। 2035 तक दुनिया की आधी आबादी मोटापे से पीड़ित होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक 1980 के बाद से मोटापे से ग्रस्त युवाओं की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। 5 साल से कम आयु के 3 करोड़ 80 लाख बच्चों का वजन सामान्य से अधिक है। 5 से 19 वर्ष के 34 करोड़ से अधिक बच्चे मोटापे से परेशान हैं। दुनिया का हर 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे से पीड़ित है। दुनिया भर में करोड़ों लोग मोटापे से परेशान हैं। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि मोटापे की बीमारी महामारी बन चुकी है। आइए अब आपको बताऊं, दुनिया में देखिए कहां कहां मोटापे का क्या हाल है। बड़े देशों में वजन बढ़ने के साथ नई बीमारियां जुड़ती हैं और नई बीमारियों से मौत की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, अमेरिका में 7 करोड़ 20 लाख मोटापे से पीड़ित हैं। हर साल 3 लाख से ज्यादा मौत हो जाती है। ब्रिटेन देखिए, हर साल करीब 30,000 लोगों की मौत मोटापे से। 18 साल से ज्यादा उम्र के 64% लोग मोटापे से परेशान हैं। फ्रांस देखिए, हर 1 लाख लोगों पर 4 से ज्यादा लोगों की मौत इस वजह से हो रही। 47% युवा मोटापे से परेशान है। भारत में 13.5 करोड़ लोग मोटापे का शिकार है।
1,40,00,000 बच्चे मोटापे से पीड़ित हैं। 2016 में 17 लाख लोगों की दिल की बीमारी से मौत हुई थी। अब आइए आपको सुनवाता हूं, पीएम मोदी को सुनिए। उन्होंने इस नई जंग को छेड़ा है जो मोटापे को खत्म करने के लिए है और लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए। एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से एक व्यक्ति ओबेसिटी की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में ओबेसिटी के मामले दोगुने हो गए हैं और हम सभी को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% 10% की कमी करना। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। आप तय कर सकते हैं कि जो तेल खाने के लिए खरीदा जाता है, खरीदते समय ही अब 10% कम ही खरीदेंगे। ये ओबेसिटी कम करने की दिशा में है। अब देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जंग छेड़ी है वो कैसे पूरी होगी, कैसे उसे जीता जा सकता है, उसके लिए पीएम मोदी ने क्या बताया है, क्या करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में मोटापे पर चैलेंज दिया है। मोदी ने कहा, मैं 10 लोगों को चैलेंज दूंगा, वो अपने खाने में 10% तेल की खपत कम कर दें, बाजार जाएं तो हर महीने 10% कम तेल खरीदें, पिछले महीने के से अगले महीने जब तेल लेने जाएं उसे 10% कम कर दें। मोदी ने कहा, आप लोग भी इस चैलेंज में शामिल हो। मोदी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी 10% वाला चैलेंज दे, उन्होंने कहा, इससे मोटापे को कम करने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने लोगों को एक्सरसाइज करने की सलाह दी है। वजन कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हर दिन सैर पर जाएं और व्यायाम करें, खाने में फल और सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं, एक साथ अधिक खाना खाने से बचें, समय पर सोएं और पर्याप्त नींद लें, ज्यादा तले भुने पदार्थों का सेवन न करें, जंक फूड, प्रोसेस फूड, फास्ट फूड से परहेज करें, मोटापा कम करने के लिए दवाओं का प्रयोग न करें, योग, व्यायाम और प्राकृतिक तरीके अपनाएं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एथलीट नीरज चोपड़ा और निखत जरीन। जब मैंने ग्राउंड पे जाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम में भी मेरा भी काफी मोटापा था, और मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की, अच्छा खाना स्टार्ट किया, तो काफी हेल्थ में मेरे सुधार आया। और उसके बाद जब मैं एक प्रोफेशनल एथलीट बन गया तो उसमें भी मेरी काफी हेल्प मिली। और साथ में बताना चाहूंगा कि जो पेरेंट्स हैं वो खुद भी आउटडोर स्पोर्ट कोई ना कोई खेलने अपने बच्चों को भी लेके जाएं और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, अच्छा खाएं और अपने शरीर को 1 घंटा या जितना भी टाइम आप दे सकते हैं दिन में वो दें एक्सरसाइज के लिए। कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में ओबेसिटी को लेकर जिक्र किया है, एंड आई थिंक इट्स अ नेशनल कंसर्न। हमें अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए, बिकॉज मोटापा जितनी जल्दी से फैल रहा है हमारे इंडिया में, उसको हमें रोकना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जितना हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। मैं खुद एक एथलीट होके कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी डाइट फॉलो करूँ, बिकॉज अगर मैंने गलती से भी अनहेल्दी डाइट ले लिया है या मैंने ऑयली चीजें खा ली तो जिसकी वजह से मेरे परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट पड़ता है और मैं रिंग में जल्दी थक जाती हूँ। एंड मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जितना हो सके एडिबल ऑयल जैसी चीजों को मैं कम इस्तेमाल करूँ और उसकी जगह हेल्दी डाइट फॉलो करूँ। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, देखा आपने कि स्टेटमेंट प्रोडक्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ी और स्टेटमेंट जैसा प्रोडक्ट या कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया। क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वो खुद चिंता कर रहे हैं मोटापे को लेकर कि दुनिया में या देश में अगर देखा जाए तो मोटापे का प्रतिशत किस तरीके से बढ़ रहा है। तो जब देश के प्रधानमंत्री को चिंता है तो उसी तरीके से मिस्टर मिंट ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसको विशेष तौर पे आपका ध्यान रखते हुए बनाया गया कि किस तरीके से आप अपनी हेल्थ के साथ साथ वेल्थ बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट बना, ये पूरा की पूरा प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लाया गया, जहाँ पे ये बताया गया कि अगर आप 10,000 कदम डेली वॉक करते हैं तो आप काफी सारी जो आपको डिसीज होने वाली या हो चुकी है उनको आप काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि जो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है या एक समस्या बनी हुई है दुनिया भर में, मोटापा, मोटापे के कारण डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी प्रॉब्लम्स होती है, फिजिकल इनएक्टिविटी जैसी चीजें होती है, या अलग अलग तरीके की हमें बीमारियां होती है। तो इन सब बीमारियों से निजात अगर हमें पाना है तो WHO रिकमेंड करता है कि आप 10,000 कदम डेली वॉक करें। और अगर आप 10,000 कदम डेली वॉक करते हैं तो उससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है, मोटापा कम होता है या वजन नियंत्रण में आता है, हृदय रोग के खतरे या जो बोलते हैं हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, और डायबिटीज को भी आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो कि ये बताती है कि आप अगर 10,000 कदम चलते हैं तो उससे आप अपने शरीर को एक बेहतर लाभ देते हैं।
पर्पस हमारा यही है कि आप डेली 10,000 कदम वॉक करें और वॉक करने के दौरान इन सारी चीजों को कंट्रोल करें। लेकिन ये सब चीजें जानने के बाद भी अगर देखा जाए तो एक आंकड़ा हमें देखने को मिला जो लगभग 3 साढ़े 3% के आसपास है, कि सिर्फ 3 साढ़े 3% लोग ही ऐसे हैं जो इन चीजों को फॉलो करते हैं और इसको पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसको जानने की वजह जानी गई कि भाई ऐसा क्या रीजन है कि लोगों को ये पता है कि मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छा होता है लेकिन लोग वॉकिंग नहीं कर पाते। तो ये पाया गया कि ह्यूमन में मोटिवेशन की कमी थी। मतलब जनरली लोगों की एक टेंडेंसी होती है, मेंटेलिटी होती है कि हमें भी जनरली जब भी हम वॉक करें तो हमें इंस्टेंट कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलने चाहिए। अगर हमें इंस्टेंट कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं तो शायद हम डेली बेसिस में इन एक्टिविटी को कंटिन्यू कर पाए। इसी तरीके से लोगों को ये लगता है कि हमें कहीं ना कहीं पैसों का कुछ लालच मिले या मॉनेटरी बेनिफिट्स मिले, जिसके चलते हम डेली 10,000 कदम वॉक कर सकते। मतलब लोगों को अपने स्वास्थ्य की चिंता कम है, बाकी बेनिफिट्स की चिंता ज्यादा है। उसके चलते लोग इन चीजों को कंटिन्यू फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन जो भी व्यक्ति इनको फॉलो करता है, 10,000 कदम डेली चलता है, तो वहां पे उनको अपनी सेहत के साथ साथ कहीं ना कहीं वेल्थ का बेनिफिट देती है स्टेटमेंट, जो कि कॉन्सेप्ट बना हुआ मूव टू अर्न पे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि Web 3.0 टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके मोबाइल के थ्रू कनेक्ट किया गया, जहाँ पे आप अपनी हेल्थ के साथ साथ वेल्थ बना सकते हैं। तो हाउ टू अर्न फ्रॉम मिस्टर मिंट, मिस्टर मिंट में आके हम किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप मूव टू अर्न के माध्यम से अर्न कर सकते हैं, रिफर के माध्यम से अर्न कर सकते हैं, साथ ही कम्युनिटी बना के आप रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं, लेवल रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं, और साथ ही रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो करना क्या होगा मूव टू अर्न रिवॉर्ड के लिए? तो दोस्तों उसके लिए सिर्फ ये 3 स्टेप्स है जिसको आपको करना है। पहली स्टेप में आपको एक सब्सक्रिप्शन या एनएफटी पैकेज बाय करना होता है जो कि एनुअल सब्सक्रिप्शन है। सेकंड स्टेप में आपको 10,000 स्टेप पर डे वॉक करना होता है उस एक्टिविटी के हिसाब से। और थर्ड स्टेप में अगर हम देखें तो थर्ड स्टेप में आप अपने क्रिप्टो रिवार्ड्स को डेली इनकेस कर सकते हैं। तो ये सिर्फ 3 सिंपल सी स्टेप है जहां पे आपको 6 घंटे के अंदर 10,000 कदम वॉक करना होता है। साथ में हर एक एनएफटी का अपना एक अलग सब्सक्रिप्शन मॉडल है। उन सब्सक्रिप्शन मॉडल को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपको 5 तरीके के सब्सक्रिप्शन मॉडल दिखाई दे रहे हैं, जो कि $500 से लेकर $10,000 तक के हैं। $500 के सब्सक्रिप्शन मॉडल में दोस्तों आपको 0.40% डेली रिवॉर्ड मिलता है, जो कि एमएनटी के फॉर्म में होता है। इसको एक एवरेज माने तो 12% पर मंथ, और ईयरली देखें तो लगभग 146% रिटर्न आता है, जो कि एमएनटी के फॉर्म में होता है। आप इसको ये ना समझे कि $500 का 146% आपको रिटर्न मिल रहा है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि $500 के सब्सक्रिप्शन को बाय करने के लिए आपको जितनी एमएनटी लगी, उसी एमएनटी के इक्वल परसेंटेज आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसी तरीके से जो पैकेजेस है, पैकेजेस के अकॉर्डिंग ये रिवार्ड बढ़ते जाते हैं। जैसे $1,000 में 0.45% डेली रिवार्ड आता है, और $10,000 के पैकेज में 0.60% डेली रिवार्ड आपको देखने को मिलते हैं। तो ये प्लान है दोस्तों, इस प्लान के अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते हैं। और एक छोटा सा ये कैलकुलेशन बताया था, लेकिन मैं इसकी अभी बात फिलहाल नहीं करूंगा, क्योंकि आने वाले समय में कुछ करेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। रिफरल इनकम की अगर हम बात करें कि अगर कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो हम अपने साथियों को इसके बारे में जानकारी देते हैं, और जब भी हम अपने साथियों को इसके बारे में बताते हैं तो हमें 5% रिफरल कमीशन आता है। मतलब जब भी हम किसी भी व्यक्ति को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं और जिस भी पैकेज से सामने वाला व्यक्ति यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है या जो भी एनएफटी वो बाय करता है, उसका 5% के इक्वल आपको एमएनटी एज ए रिवार्ड मिलती है। और यहाँ पे आप अनलिमिटेड लोगों को रिफर कर सकते हैं, जितने लोगों को आप रिफर करेंगे उतने बार आपको यहाँ पे 5% डायरेक्ट कमीशन आता है। लेकिन जब आप 2 या 2 से ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं तो ये कमीशन 10% मैचिंग बोनस के रूप में भी आपको मिलता है, जो कि एमएनटी के फॉर्म में ही होता है। किस तरीके से, तो वो आप अपने सीनियर्स के साथ बैठ के इसको समझ सकते हैं। आगे कुछ चीजें और है जो कि हमारा स्टेटमेंट का नेक्स्ट फेज आने वाला है, जहाँ पे हमें ये चीजें देखने को मिलेगी। वहां पे हम देख सकते हैं सोशल फीड, हेल्थ प्रोफाइल हमारी जो रहेगी वो पूरी की पूरी ब्लॉकचेन में चली जाएगी। कुछ चैलेंजेस ग्राउंड रहेंगे, कुछ कॉन्टेस्ट हुआ करेंगे, कुछ ई कॉमर्स प्रोडक्ट हम यहाँ से बुला सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। साथ में हम बात करते हैं एक और यूज केस की, जिसको हम बोल सकते हैं स्किल बेस्ड फैंटेसी गेम, जिसका नाम है स्पोर्ट्समिंट। इसके ब्रांड एम्बेसडर है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। ये पहला प्रोजेक्ट है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आया है।
इसके पहले तक जो भी गेम थे सभी एक ही पैरामीटर पे होते थे, जो कि सेंट्रलाइज तरीके से खेले जाते थे। ये पहला गेम है जो कि डिसेंट्रलाइज तरीके से ब्लॉकचेन पे खेला जाएगा। सो स्पोर्ट्स मीट में अलग अलग शहरों में हमारी स्पॉन्सरशिप हुई है। जैसे सूरत में एमपी टाइगर्स जो थी उसने लीड किया और वहां पे कुछ मैचेस खेले। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ वॉरियर एक टीम थी जो कि जिसके कप्तान सुरेश रैना जी थे, और इस टीम ने फाइनल में जीता छत्तीसगढ़ रायपुर में जाके। तो इस तरीके से आने वाले समय में हम अपनी टीमों को अलग अलग जगहों पे और अलग अलग माध्यम से देखेंगे। साथ में हमारी ब्लॉकचेन बहुत जल्दी लाइव होने वाली है, और ब्लॉकचेन के आने के बाद ऐसे क्या फायदे होंगे उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन स्पीड होती है दोस्तों वो हाई हो जाएगी, पर ट्रांजेक्शन काफी स्पीड से हुआ करेंगे, लोअर गैस फीस लगेगी। ये क्रॉस चेन ब्लॉकचेन होगी, मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन होंगे, और ये हाइब्रिड ब्लॉकचेन होगी जो कि पब्लिकली एंड प्राइवेट सेगमेंट में दिखेगी। साथ ही साथ हमारा एक्सचेंज आएगा दोस्तों। एक्सचेंज के आने के बाद हम यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टेकिंग कर सकते हैं। एक सबसे अच्छा फीचर्स यहाँ देखने को मिलेगा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको हम लोग एसआईपी का नाम देते हैं, और एआई एजेंट ट्रेडिंग। ये वो सारी चीजें हैं दोस्तों जो आने वाले समय में हमें देखने को मिलने वाली है। तो ये सारे फायदे हैं दोस्तों जो मिस्टर मिंट के साथ या स्टेप मिंट के साथ रह के हम लोग देख सकते हैं, कर सकते हैं, लिवरेज ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी है कि हम किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल मार्केट के एक्सपर्ट नहीं है, ना ही हम किसी भी प्रकार के आरओआई या ग्रेडेंटेड इनकम की यहाँ पे बात करते हैं। ये जितनी भी बातें बताई गई वो प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए बताई गई, या पहले जो हम लोगों ने अर्न किया या पहले जो रिवार्ड मिलते थे उसके तहत ये बातें बताई गई। क्रिप्टो करेंसी में दोस्तों कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम लोग प्रॉफिट देख रहे हैं उसी तरीके से रिस्क भी इन्वॉल्व है, और ये रिस्क इस तरीके से इन्वॉल्व होता है कि जिसके तहत अगर आप पेशेंस रखते हैं तो ही आप पैसा बना पाते हैं, अदरवाइज जल्दबाजी करते हो तो एक बड़ा लॉस कर सकते हैं। तो ये पेशेंस का खेल है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है। साथ में एक सलाह दी जाती है कि जब भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी प्रकार के पैसों का लेन देन ना करें, पैसों को उधार ना लाए, क्रेडिट कार्ड से ना लाए, या किसी तरीके से ब्याज पे पैसों को लाके इन्वेस्टमेंट ना करें। यहाँ पे अगर जितनी आपकी क्षमता उस हिसाब से ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग चीजों को समझते हुए इसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा डिस्क्लेमर है, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। और लास्ट में बस ये बोलूंगा, मौका और आभास ये वो दो चीजें हैं दोस्तों जो एक साथ नहीं मिलती। क्योंकि जब मौका होता है तो हमें उसका आभास नहीं होता, और जब हमें आभास होता है तब तक पता चलता है कि मौका हमारे हाथ से निकल चुका है। जैसे कि हो सकता है कि आपको 10 साल पहले किसी प्रॉपर्टी के बारे में किसी ने बताया होगा, या किसी मकान दुकान के बारे में बताया होगा जब उसकी कीमत बहुत कम थी। लेकिन आज उसकी जब कीमत बढ़ गई तब आपको एहसास होता है कि काश मैं उस समय लिया होता तो आज शायद मैं भी कुछ और होता। इसी तरीके से हो सकता है किसी जॉब का ऑफर आपको आया हो और आपने उस जॉब के ऑफर को ठुकरा दिया हो, लेकिन आज आपको एहसास होता काश उस जॉब को मैं कर लिया होता। इसी तरीके से कई बार होता, हमारे साथ बिजनेस ऑफर्स आते हैं जिसको हम कई बार ठुकरा देते हैं लेकिन बाद में एहसास होता है। और इसी तरीके से हो सकता है कुछ लोगों के पास बिटकॉइन भी आया हो, उस समय हमने नहीं ले पाए, लेकिन आज हमें एहसास होता है कि काश हमने बिटकॉइन में निवेश किया होता। तो दोस्तों आज आपके पास मौका भी है, और आपको शायद इस बात का आभास भी हो गया है कि मिस्टर मिंट जो है वो फंडामेंटल कॉइन है, किस तरीके से ग्रो करने वाला है, किस तरीके से हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने वाला है। तो अगर आप इन चीजों को ध्यान रखते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी धैर्य रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। आने वाले समय में हम भी एक माइलस्टोन स्थापित करेंगे मिस्टर मिंट के माध्यम से, जब भी हमारी ब्लॉकचेन आएगी या एक्सचेंज आएगा उसके माध्यम से। तो इसी के साथ मैं आप सभी को एक बार दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और होस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्रेजेंटेशन को यहीं पर एंड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ओके। आप सभी ने पेशेंसफुल पूरे प्रेजेंटेशन को अटेंड किया। तो मिलते हैं मॉर्निंग में 6:30 बजे, जहाँ पे हम लोग एजुकेशन कॉल की बात करते हैं। सो होस्ट चाहे तो यस सर।